हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग वर्क एनर्जी एंड पावर का चैप्टर चालू कर रहे हैं। आप आई होप आपको पुराने जितने भी चैप्टर्स हैं वो अच्छे समझ में आ गए होंगे। अगर नहीं आया है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछ सकते हैं। क्या भी डाउट जो भी डाउट होगा आपको उन सभी चीज़ों को हम लोग दूर करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। वर्क एनर्जी एंड पावर। तो वर्क एनर्जी एंड पावर क्या होता है? वर्क एनर्जी एंड पावर हम लोग जो नॉर्मल भाषा में हम लोग के आम जिंदगी में यूज़ करते हैं कि एक आदमी बोलता है कि मेरे पास में काफ़ी ज़्यादा पावर है, कोई बोलता है मेरे पास में काफ़ी ज़्यादा एनर्जी है, कोई बोलता है कि मैंने इतना ज़्यादा मेहनत किया। अब मेहनत को जिसे हम वर्क बोलते हैं उसकी जो डेफिनेशन है वो अलग अलग चीज़ों में, मतलब एक फिजिकल नॉर्मल हम लोग की ज़िंदगी में वर्क की डेफिनेशन अलग है और एज ए फिजिक्स के टर्म में वर्क की डेफिनेशन अलग ली गई है। ठीक है, इसको आप इस तरीके से समझ सकते हैं। मान लीजिए कि आप कुछ काम कर रहे हैं और उस काम का, जैसे कि एक दीवार है, इस दीवार को मैं धक्का दे रहा हूँ, या फिर एक ब्लॉक पड़ा हुआ है स्टोन का बहुत बड़ा और उसको मैं धक्का देने की कोशिश कर रहा हूँ, तो मैं क्या बोलूँगा कि मैं ब्लॉक पे वर्क कर रहा हूँ। ठीक है, इस तरीके से हम बोल सकते हैं नॉर्मल की भाषा में। पर अगर एज ए मैं फिजिक्स की भाषा में बोलूँ तो क्या बोलूँगा मैं? तो मैं वर्क कर रहा हूँ पर बॉडी डिस्प्लेस नहीं हुई, मतलब अपनी जगह से नहीं हिला। तो क्या हुआ उस पॉइंट पे? तो उस पॉइंट पे मैं बोलूंगा कि फिजिक्स, एज ए फिजिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, कि मैंने अपनी एनर्जी को यूज किया है, वर्क डन नहीं हुआ है। ठीक है, क्या है? इंटरनली एनर्जी जो मेरे अंदर थी उसको जस्ट मैंने यूटिलाइज किया, बट वर्क डन नहीं हुआ है। इसी को हमको अच्छे से समझना है। एज ए फिजिक्स टर्म पे वर्क को क्या बोलते हैं, एनर्जी को क्या बोलते हैं एंड पावर को क्या बोलते हैं। तीनों के लिए पहले मैं अलग अलग एक वीडियो बनाऊंगा कि वर्क क्या होता है, एनर्जी क्या होता है और पावर क्या होता है। और उसके बाद में फिर हम लोग काफ़ी सारी चीज़ें पढ़ेंगे। कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी है, ऐसी काफ़ी चीज़ें पढ़ेंगे हम लोग। मैकेनिकल एनर्जी है, इन सभी चीज़ों के बारे में हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं अपने इस वीडियो को। ठीक है, तो सबसे पहले आपको बता दूं कि इसमें स्टार्टिंग में एनसीईआरटी पे क्या हुआ है, स्केलर एंड वेक्टर के बारे में कुछ बताया है। पर इस चीज़ों के बारे में मैंने आपको पहले ही डिटेल में बता चुका हूँ मोशन इन ए प्लेन में। तो अगर आपने अभी तक वेक्टर का वीडियो नहीं देखा है तो आप जरूर जाके पिछले वीडियोस मेरे जरूर देख लीजिएगा, क्योंकि वो आपको इस वीडियो में, इस चैप्टर में हेल्प करेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट मैं करूंगा वर्क एंड एनर्जी के डेफिनेशन से, कि वर्क और एनर्जी में क्या डिफरेंस होता है और क्या होता है वर्क एनर्जी थ्योरम, क्योंकि काफी इंपॉर्टेंट थ्योरम है ये और कंसेप्चुअली ये बहुत ज्यादा काम आएगा। और उसके बाद में हम लोग देखेंगे कि वर्क क्या होता है। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक है वर्क एनर्जी थ्योरम। ठीक है, इसके लिए हमको एक इक्वेशन की जरूरत पड़ेगी, मोशन के इक्वेशन के लिए। उसको आप समझिए। तो इक्वेशन है वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर अपॉन 2as। काफी फेमस इक्वेशन है। तीसरा इक्वेशन जिसको बोलते हैं कि वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, इसको हमको बोला जाता है। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है इसको आप समझिए। इसका मतलब कैसा है कि ये फाइनल वेलोसिटी का स्क्वायर है, ये इनिशियल वेलोसिटी का स्क्वायर है, और बॉडी जो एक्सेलरेट हुई है और कितना वो डिस्प्लेस हुआ है। तो इसको समझ, इसको हम लोग को क्या करना है, वर्क एनर्जी थ्योरम में कन्वर्ट करना है। देखिए कैसे करना है हमको। इसको क्या करेंगे हम लोग कि मल्टीप्लाई बोथ साइड बाय m बाई 2। हमको क्या करना है, मास बाई 2 से इसको डिवाइड कर दीजिएगा, मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, सॉरी। तो इसको मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या आएगा, एम वी स्क्वायर अपॉन 2। ये m इससे मल्टीप्लाई होगा, इससे क्या होगा एम यू स्क्वायर अपॉन 2, और इससे मल्टीप्लाई करूंगा तो आएगा m बाई 2। इसमें देखिए ये 2 और ये 2 कैंसिल हो जाएगा। अब इसको अगर आप ध्यान देखेंगे तो ये 1/2 एम वी स्क्वायर बन जाता है। इसको देखेंगे तो एम यू स्क्वायर बन जाता है। एम ए एस क्या बनेगा, ये एम ए एस, इसमें मास इंटू एक्सेलरेशन बनेगा फोर्स। ठीक है, तो ये क्या बनेगा, फोर्स, और ये बनेगा डिस्प्लेसमेंट। अब इसको देखिए, अब देखिए इसको हम लोग बोलते हैं एनर्जी, हाफ एम वी स्क्वायर। 9th में भी हमने इसके बारे में पढ़ा है। अब इसका मतलब क्या होता है, देखिए दिस बिलोंग्स टू फाइनल वेलोसिटी। अब इसकी फाइनल वेलोसिटी जो भी होगी, तो फाइनल वेलोसिटी जो भी होगी वो किसको रिलेट करेगी, वो रिलेट करेगी फाइनल काइनेटिक एनर्जी।
काइनेटिक एनर्जी को। अब ये क्या है, इनिशियल वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी, तो ये किसको रिलेट करेगा, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी को करेगा या स्टार्टिंग काइनेटिक एनर्जी को करेगा रिलेट। और दिस बिलोंग टू वर्क फोर्स डॉट डिस्प्लेसमेंट। जो वर्क डन है वो एक स्केलर क्वांटिटी है। क्या है, वर्क डन जो है वो एक स्केलर क्वांटिटी होती है। ठीक है, देखिए फोर्स जो है, फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है, डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है, पर दोनों का प्रोडक्ट जो है वो एक स्केलर क्वांटिटी निकल के हमारे पास में आता है। ठीक है, ठीक है। अभी देखिए, अब ये पूरा टर्म बनता है वर्क। तो वर्क क्या है, इसको वर्क एनर्जी थ्योरम क्यों बोला जाता है, इसको इसलिए बोला जाता है, देखिए कि जो भी वर्क है वो फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी के फॉर्म में हमको लेना है। अभी इसको आप इस तरीके से समझ सकते हैं कि मान लीजिए कि यहां पास में एक ब्लॉक पड़ा हुआ है। ठीक है, अब इस ब्लॉक को आपने धक्का देना चालू किया, अभी ये रेस्ट पोजीशन पे है। ठीक है, अब इसको आपने धक्का देना चालू किया, आफ्टर सम टाइम ये बॉडी डी डिस्प्लेसमेंट ले ली और इस पोजीशन पे आ गई। नॉर्मल भाषा में, फिजिक्स में अगर इसको बोला जाए तो ये बॉडी डिस्प्लेस हुई, मतलब कि इस पे वर्क डन हो गया। तो अब इसका इक्वेशन कैसे बनेगा वर्क एनर्जी थ्योरम पे, इसका इक्वेशन देखिए, इस पॉइंट पे इसकी वेलोसिटी अभी 0 थी, फिर भी इसको हम बोलेंगे हाफ mv², और इस पॉइंट पे यहां से यहां तक गई और इस पर्टिकुलर पॉइंट पे इसका कुछ ना कुछ वेलोसिटी होगा, अभी ये रुका नहीं है। ठीक है, मान लीजिए कि हाफ mv² ये हो गया। तो इसका फॉर्मूला कैसे बनेगा वर्क डन का, वर्क डन का फॉर्मूला बनेगा हाफ mv² माइनस हाफ mu²। इनिशियली ये 0 है तो ये बनेगा हाफ v², और देखिए हमारे पास में एक रिजल्ट आता है वर्क डन इक्वल टू हाफ mv²। अब यहां पास में एक पॉइंट निकल के क्या आता है, यहां पास में ये पॉइंट निकल के आता है कि क्या एनर्जी ही वर्क डन होती है, नहीं, एनर्जी अलग चीज है और वर्क डन अलग चीज है। दोनों का यूनिट सेम है, दोनों का यूनिट क्या है, सेम है, पर दोनों के दोनों अलग चीजें हैं। क्योंकि इस तरीके से तो दोनों के दोनों सेम हो गए, ये इसलिए हुआ क्योंकि इनिशियली जो आपका ऑब्जेक्ट था वो रुका हुआ था, रेस्ट पोजीशन पे था। अब ऐसा भी तो हो सकता है कि कोई बॉडी है वो पहले से ही मोशन पे है और आपने उसको और फोर्स लगा दिया एक्स्ट्रा, और उसके बाद बॉडी और मूवमेंट पे आ गई, ऐसा भी तो हो सकता है। तो उस पर्टिकुलर पॉइंट पे तो बॉडी पहले से ही मोशन में थी, तो उसका इनिशियल वेलोसिटी कुछ ना कुछ तो हो सकता था। तो वर्क डन क्या होगा आपका, तो वर्क डन होगा आपका चेंज, कौन क्या होगा, इसको बोलेंगे डेल के, मतलब चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। और चेंज इन काइनेटिक एनर्जी को बोलेंगे वर्क डन, फिजिक्स की भाषा में, सिंपल से एकदम समझ में आ रहा है आपको। तो वर्क डन क्या होता है, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, बहुत ही सिंपल सा। तो चलिए देखते हैं अब आगे हम लोग, आपको अब समझ में आ गया हो कि वर्क एनर्जी थ्योरम कैसे वर्क करता है। ठीक है, इसके ऊपर एक छोटा सा क्वेश्चन बनाते हैं हम लोग, तो आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो आपकी बुक से एक क्वेश्चन लिया जा रहा है, क्वेश्चन बहुत सिंपल सा है। देखिए क्वेश्चन में क्या बोलता है कि एक रेन ड्रॉप है, क्या है, रेन ड्रॉप है जिसका वेट 1 ग्राम है, सिर्फ 1 ग्राम का है। ठीक है, अब इसको एक सर्टेन हाइट्स, मतलब कुछ हाइट में ऐसे करके यहां से गिराया जा रहा है, कुछ भी एक बूंद है जिसको आप गिरा रहे हैं ऐसे। ठीक है, तो अब कितना दूरी से गिरा रहे हैं, तो मान लीजिए कि जो इसकी हाइट है वो आपका 1 किलोमीटर से अराउंड, काफी ऊपर से गिर रहा है, एक इनिशियल पॉइंट हम लोग मान के चल रहे हैं। ठीक है, ठीक है, अब वो जो पानी की जो बूंद है, रेन ड्रॉप है, वो कितना स्पीड से गिर रहा है, तो मान लीजिए कि जो इसकी स्पीड है वो 50 मीटर पर सेकंड के हिसाब से गिर रहा है। अब इसमें इंपॉर्टेंट चीज क्या पूछ रहा है, इंपॉर्टेंट चीज पूछ रहा है हमसे वर्क डन। ठीक है, कौन सा पूछ रहा है, वर्क डन। अब कौन सा वर्क डन, क्या बॉडी नीचे गिर रही है, जो ब्रेन ड्रॉप है वो नीचे गिर रहा है उसका वर्क डन, या फिर अब पानी की बूंद जो गिर रही है तो एयर क्या कर रहा है, उस पानी की बूंद को रोकने की कोशिश कर रहा है, क्या वो वाला वर्क
डन। तो हमको दोनों वर्क दिखाना है, तो वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स, ठीक है। तो ग्रेविटी जो है, जो हमारे अर्थ की ग्रेविटी वो पानी की बूंद को नीचे खींच रही है, उसके कारण कितना वर्क डन हो रहा है। फिर वर्क डन बाय रेजिस्टेंस ऑफ एयर, तो एयर उस पानी की बूंद पे कितना एयर रेजिस्टेंस लगा रहा है जिसके कारण वो रुक जा रहा है, या फिर अब पानी की बूंद ऊपर इतने 1 किलोमीटर से गिर रही है और फिर भी हमको मतलब चोट बहुत कम लगती है। पानी की बूंद अगर गिरे उसकी जगह में अगर कुछ और गिर जाए तो हमको बहुत ज्यादा चोट लगेगा। तो इसलिए बोल सकते हैं इसको कि आपका उस पर एयर रेजिस्टेंस तो लगता ही होगा, ठीक है। रोकता तो वो हो गए। अब देखते हैं कि दोनों कैसे वर्क करता है। क्या वर्क डन जो होता है वो हमेशा पॉजिटिव मिलता है या कि हमें नेगेटिव भी मिलता है। चलिए देखते हैं, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। सबसे पहले आपको काइनेटिक एनर्जी निकालनी पड़ेगी, ठीक है। चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी ही आपका क्या बनने वाला है, वर्क डन बनने वाला है। एक्चुअल में जो एक्चुअल वर्क डन हुआ है बॉडी पे, मैं इसकी बात नहीं कर रहा हूं ना कि ग्रेविटेशनल वर्क डन हुआ है या कि रेजिस्टेंस ऑफ एयर वर्क डन हुआ है, ठीक है। तो आप इसको ऐसा भी बोल सकते हैं कि टोटल काइनेटिक एनर्जी कितनी है उस बॉडी की। तो इसको ऐसे समझिए, हाफ mv स्क्वायर माइनस हाफ mu स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए इनिशियली मैंने बोला था कि 1 किलोमीटर ऊपर पे वो है और वहां से छोड़ा गया, तो इनिशियली जो रेन ड्रॉप है वो रुका हुआ था, तो इसके कारण ये वाला टर्म जो है वो जीरो हो गया। अब ये वाला टर्म बचा हुआ है, तो इसको देखिए, हाफ मास कितना है 1 ग्राम, 1 ग्राम मतलब 10 टू द पावर -3। क्या करना है, इसको हम लोग SI यूनिट में चेंज कर लीजिएगा आप, ठीक है। अब वेलोसिटी है, तो वेलोसिटी कितना हो गया 50 इंटू 50, तो 2 बन जा और ये 25, 25 इंटू 5 कितना हो गया आपका 125, और ये आपका 0 इंटू 10 टू द पावर -3, तो ये -3 मतलब 3 शिफ्ट इधर हो जाएगा, मतलब 1.25 जूल। तो एक्चुअल में जो काइनेटिक एनर्जी है, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी है, वो 1.25 जूल है। अब इस पे दो वर्क डन लगते हैं हमारे। कौन कौन से वर्क डन लगते हैं, पहला वर्क डन बाय द ग्रेविटेशनल फोर्स, दूसरा वर्क डन बाय द रेजिस्टेंस ऑफ एयर। अब इन दोनों में से हमको दोनों चीजें पूछ रही है, देखिए तो इसको कैसे निकाला जाएगा। सबसे पहले बाय ग्रेविटेशनल फोर्स, अब बाय द ग्रेविटी, अब यहां पास पानी की बूंद है और वो उसको ग्रेविटी उसको नीचे खींचा, तो ग्रेविटेशनल फोर्स उसको कितनी ताकत से नीचे खींचेगा। तो इसका आंसर बहुत ही सिंपल सा है, इसको हम लोग पोटेंशियल एनर्जी से रिलेट कर सकते हैं। देखिए कैसे है, अभी आप सोच रहे होंगे कि एक फॉर्मूला है mgh, ये तो पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला है, पर इस पॉइंट पे ये वर्क डन कहलाता है। क्या कहलाएगा, वर्क डन, ठीक है। ठीक है, देखिए मास कितना है 10 टू द पावर -3, ग्रेविटी को एज्यूम कर लीजिए 10, और हाइट कितना है 1 किलोमीटर, मतलब कि 10 टू द पावर 3। अब ये 10 टू द पावर -3 ये पॉजिटिव, दोनों कैंसिल, बचा 10 जूल। तो ड्यू टू द ग्रेविटेशनल फोर्स कितना उसका वर्क डन है, 10 जूल का वर्क डन लगा रहा है। कौन, ग्रेविटी लगा रही है। अब उसको रोकने के लिए कौन लगा रहा है, एयर रेजिस्टेंस भी उसको फोर्स लगा रहा है कि पानी की बूंद नीचे ना आए। अब उसके लिए फोर्स लगाते हैं, चलिए थोड़ा ताकत देखिए। तो एक्चुअल में क्या हो रहा है, एक्चुअल में मैंने आपको बोला कि ये दोनों वर्क डन लगा रहे हैं, ठीक है। तो देखिए डेल के, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, टोटल वर्क डन देखिए कौन कौन लगा रहा है, ग्रेविटेशनल फोर्स प्लस रेजिस्टेंस, ठीक है। प्लस सिंबल को भी ध्यान मत दीजिएगा फिलहाल में, हम दोनों को प्लस करेंगे, बाद में आपको पता चलेगा कि प्लस क्यों चेंज हो जाता है। देखिए टोटल काइनेटिक एनर्जी 1.25 बाय द ग्रेविटेशनल फोर्स 10 जूल, और WR हमको चाहिए, ठीक है। ठीक है, देखिए 10 को इधर ले आइए, 1.25 माइनस 10 इक्वल टू WR, ये वाला वर्क डन बाय द रेजिस्टेंस है, एयर रेजिस्टेंस। अब इसको माइनस करेंगे तो आएगा -8.75 WR, यही आएगा, ठीक है। तो इससे क्या पता चला हमको, जो एयर रेजिस्टेंस है वो नेगेटिव वर्क डन कर रहा है, किस पे, रेन ड्रॉप पे, समझ में आ रहा है। तो एक्चुअल में जो वर्क डन हो रहा है, एक्चुअल वर्क डन वो कौन सा है, डेल के, यही तो है। देखिए
डेल के इक्वल टू 10 माइनस 8.75 प्लस सिंबल और माइनस प्लस माइनस माइनस, एक्चुअल वर्क डन कितना हुआ 1.25 जूल, इसको हम लोग चेंज इन काइनेटिक एनर्जी बोल रहे थे, पर बाय द ग्रेविटेशनल फोर्स कितना हुआ 10 जूल, बाय द रेजिस्टेंस ऑफ एयर कितना हुआ -1 माइनस 8.75, एक्चुअल वर्क डन कितना हो रहा है 1.25 जूल, जिसको हम लोग चेंज इन काइनेटिक एनर्जी बोलते हैं। तो आई होप आपको अभी समझ में आ रहा होगा कि वर्क एनर्जी थ्योरम कैसे वर्क करता है। देखिए इसी पे ट्रिकी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। अभी आपको पूछ सकता है कि एक्चुअल वर्क डन कितना हुआ, ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण वर्क डन कितना हुआ, रेजिस्टेंस ऑफ द एयर कितना हो रहा है वर्क डन उसके कारण, तो इसी पे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। तो इसको आपको थोड़ा ध्यान से समझना है ना, ठीक है। तो अलग अलग चीजें हैं, आपको रेफरेंस बुक पे काफी सारे इसके ऊपर क्वेश्चंस मिलेंगे, तो अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस करके देखिएगा, आपको और अच्छे से चीजें समझ में आएगी, ठीक है। तो आई होप आपको अभी वर्क एनर्जी थ्योरम समझ में आ गया होगा। अब चलिए देखते हैं कि वर्क क्या होता है, और वर्क को हम लोग अगर फोर्स लगाते हैं किसी भी ऑब्जेक्ट पे तो एट ए सर्टेन एंगल पे फोर्स लगाते हैं, तो उस एंगल के कारण हम वर्क डन किस भाषा में बोलेंगे कि वर्क डन कितना हो रहा है, क्या 100% वर्क डन हो रहा है, या फिर जो हम एनर्जी उस पर पुट कर रहे हैं, ठीक है, जो फोर्स हम लगा रहे हैं, क्या उसका रिजल्ट हम लोग को 100% मिल रहा है, या फिर जीरो वर्क डन हो जा रहा है। क्योंकि हम देखिए यहाँ पास मैं इसको धक्का दूं और ये बॉडी अगर डिस्प्लेस ना हो, समझ रहे हैं बात को, तो क्या ये वर्क डन होगा कि नहीं होगा, और क्या इसका मैथमेटिकल टर्म्स बनता है, इसके बारे में हम लोग चलिए समझते हैं, ठीक है। ओके, तो आई होप आपको अब ये वर्क और एनर्जी थ्योरम समझ में आ गया होगा। चलिए देखते हैं वर्क। तो वर्क कैसा होता है, देखिए क्या करना है हमको, एक ब्लॉक बनाइएगा इस टाइप से, और इस ब्लॉक पे फोर्स लग रहा है, ठीक है। अब फोर्स जिस साइड में लग रहा है वो कैसा लग रहा है, देखिए आप इसको चेंज कर सकते हैं। मान लीजिए कि ये एक ब्लॉक है, यही ब्लॉक यहां डिस्प्लेस हुआ है, और इसका डिस्टेंस आप d मान लीजिएगा। अब इस पे मैंने जो फोर्स लगाया है वो कुछ एंगल पे फोर्स लगा दिया, इस टाइप से, इस एंगल पे फोर्स लगा हुआ है, ठीक है। मतलब बॉडी जिससे डिस्प्लेस हो रही है उस साइड मैंने फोर्स नहीं लगाया, ठीक है, ठीक। अब देखिए ये फोर्स जो लगा है वो कुछ एंगल पे लगा है, बॉडी जिससे डिस्प्लेस मैंने करना था, ठीक है, उस साइड मैंने फोर्स ना लगा के उसको कुछ एंगल पे फोर्स मैंने लगा दिया। अब इससे होगा क्या, इसको समझिए। देखिए अब ये फोर्स के कंपोनेंट्स जो है वो ब्रेक हो जाएंगे, तो वर्क डन किधर, देखिए डिस्प्लेसमेंट इधर हो रहा है, तो वर्क डन, वर्क का फॉर्मूला क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, मतलब एस, इसको आप डी भी बोल सकते हैं एस भी बोल सकते हैं, चलिए एस ले लेते हैं, ज्यादा अच्छा रहेगा, ठीक है, ठीक है, ठीक। अब देखिए फोर्स जो है, फोर्स किधर लग रहा है आपका, तो फोर्स तो इधर लग रहा है, और डिस्प्लेसमेंट किधर चाहिए, इस साइड में चाहिए, तो फोर्स का कौन सा कंपोनेंट है जो इस साइड में डिस्प्लेसमेंट करेगा, तो फोर्स के दो कंपोनेंट ब्रेक होते हैं, एक ऊपर की तरफ और एक इस साइड में, ठीक है। ये थीटा है, तो ये आपका थीटा बन रहा है यहां पास में, थीटा के सामने वाला बनता है एफ साइन थीटा, और थीटा के नीचे वाला बनता है एफ कॉस थीटा। तो डिस्प्लेसमेंट किस साइड हुआ, इस साइड, फोर्स का कंपोनेंट कौन सा लग रहा है, एफ कॉस थीटा वाला, तो फॉर्मूला क्या बनेगा, एफ कॉस थीटा डॉट एस, इसको लिखते हैं एफ एस कॉस थीटा, ठीक है। अगर इसको डॉट प्रोडक्ट के फॉर्म में लिखें तो लिखेंगे कैपिटल एफ और कैपिटल एस, इसको इस फॉर्म से भी लिखा जाता है, और यही फॉर्मूला बनता है आपका वर्क, बहुत ही सिंपल सा, ठीक है। तो देखिए फोर्स कौन सा लेना रहता है आपको, फोर्स वो वाला लेना रहता है जिस डायरेक्शन में आपकी बॉडी डिस्प्लेस हुई है, ठीक है, इस चीज को आपको ध्यान देना है। अभी देखिए ये जो वर्क है ये नेगेटिव वर्क भी हो सकता है, मान लीजिए ऐसा भी हो सकता है कि आपने इस बॉडी को इधर डिस्प्लेस करना चाह रहे हैं, तो अभी जो वर्क का डेफिनेशन है उसको समझिए, मैंने बॉडी पे फोर्स लगाया, बॉडी इधर डिस्प्लेस हो गई, इसका वर्क डन एक अलग कहलाएगा। अब देखिए इसको मैं जब डिस्प्लेस करने की कोशिश कर रहा हूं, और यहां पास में ये आपकी ग्राउंड पोजीशन है, और ये ग्राउंड पोजीशन इस पर फ्रिक्शन फोर्स लगा रहा है जो कि अपोजिट डायरेक्शन में इधर है, समझ रहे हैं। अब बॉडी इधर मूव हो रही है और फ्रिक्शन फोर्स इसको इधर रोकने की कोशिश कर रहा है, मतलब अपोजिट एंगल बना रहा है, समझ रहे हैं। अब ये अपोजिट एंगल आपका बना रहा है डिस्प्लेसमेंट के अपोजिट में, तो मेरा वर्क डन कैसा होगा, तो मेरा वर्क डन नेगेटिव होगा। तो इसके लिए अलग अलग डेफिनेशंस निकाली गई हैं, इसको आप ऐसे समझ सकते हैं।
मान लीजिए पहला पॉइंट आप लेते हैं, समझ लीजिए एक वेट लिफ्टर है, जिसका मैंने एग्जांपल आपको पहले बताया है, ठीक है। तो वेट लिफ्टर क्या कर रहा है, एक डंबल्स या जो भी चीज आप उठाते हैं उसको ऊपर उठाया और फिर से नीचे रख दिया। अब डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ इस पॉइंट पे, डिस्प्लेसमेंट आपका कितना हुआ, जहां से उठाए और फिर से रख दिए तो डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया, 0। तो वर्क डन कितना होगा, WD कितना होगा वर्क डन, 0। समझ रहे हैं बात को, बहुत ही सिंपल सा, ठीक। दूसरा देखिए, इस बॉडी को, ये जो ऑब्जेक्ट है इसको मैंने फोर्स लगाया और डिस्प्लेसमेंट नहीं हुआ। अब मैं इसको जितना भी धक्का देने की कोशिश करूं ये डिस्प्लेस नहीं हो रहा, तो क्या वर्क डन होगा, नहीं। तो वर्क डन कितना हो जाएगा उस फॉर्म पे भी, या वर्क जिसको हम बोलते हैं 0। तो हुआ क्या, हमने तो काम किया ना भैया, फिर भी बोल रहे हैं कि नहीं। ये तो वो वाली बात हो गई कि ठीक है भैया हमने कुछ काम बोला था आपको, आपने काम किया और फिर से उसी पोजीशन पे जाके मैंने रख दिया, तो क्या वर्क डन कहलाएगा, नहीं कहलाएगा, ठीक है। तो एज ए फिजिक्स की भाषा में वर्क की डेफिनेशन अलग है और अपने रियल टर्म्स में हम लोग जो वर्क बोलते हैं उसकी डेफिनेशन अलग अलग है, ठीक है। ठीक है, 2 कंडीशन हो गई हमारी। तीसरा कंडीशन देखिए, दोनों कंडीशन आपको समझ में आ रही होगी, ठीक है। ये वेट लिफ्टर इसलिए क्योंकि मैं वर्टिकल डायरेक्शन में मोशन को लेके आया और फिर से रख दिया। ये कैसा था कि ये हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन की बात हो रही थी और बॉडी डिस्प्लेस ही नहीं हुआ, ठीक है। इससे दोनों को अलग अलग मैंने लिया। तीसरा देखिए, तीसरा बोलता है कि इस कॉस टर्म्स पे आप थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, ठीक है। मैं बोलता हूं कि ये थीटा जो है वो 90 डिग्री है, ठीक है। मतलब कि आप इसको ऐसे समझ सकते हैं कि एक पत्थर रखा गया है और आप उसको ऊपर से प्रेस कर रहे हैं, मतलब 90 डिग्री डिस्प्लेसमेंट इधर चाहिए और प्रेस ऊपर से कर रहे हैं। तो क्या बॉडी जो है वो आगे बढ़ने वाली है, नहीं बढ़ने वाली है, बिल्कुल नहीं बढ़ेगी, क्योंकि cos 90 का टर्म में cos 20 कितना होता है, देखिए cos 90 होता है 0। तो वर्क डन कितना हो जाएगा, 0। समझ रहे हैं बात को। तो cos 90, अगर 90 डिग्री पे फोर्स लगाया जा रहा है तो वर्क मिलेगा 0, ठीक है। चौथा टर्म देख लीजिए, चौथा टर्म में ये बोलता है कि जो बॉडी है वो ऑलरेडी मोशन में है, बॉडी इज इन मोशन, और मोशन में होने के बाद में यहां देखिए फ्रिक्शनल फोर्स, फ्रिक्शनल फोर्स जो है वो कैसा है, 0 है, मतलब उसको रोकेगा ही नहीं। तो देखिए बॉडी जो है वो पहले से ही मोशन में है और फ्रिक्शनल फोर्स जो है वो 0 लग रहा है, मतलब इसको रोकने का फोर्स नहीं लग रहा है। तो इस पे समझ सकते हैं आप कि ये बॉडी रुकने वाली नहीं है और इस पे मैंने भी फोर्स नहीं लगाया, मतलब फोर्स ही 0 हो गया। अब तक क्या देख रहे थे, डिस्प्लेसमेंट की बात हो रही थी, अब देखिए कि फोर्स ही 0 हो गया। अगर फोर्स ही 0 हो गया तो वर्क डन क्या होने वाला है, आपको 0 ही तो मिलने वाला है। समझ रहे हैं बात को, बहुत ही सिंपल टर्म। तो ये 4 टर्म्स हमको ये बताते हैं कि जो वर्क डन है वो कब 0 होगा। ओके, ठीक है। देखिए इसके एक तो वेक्टर कंपोनेंट, वेक्टर का जो फॉर्म है उसको भी आपको बनाने का भी बोल सकता है, जिसको भी आप समझ लीजिए। देखिए किस टाइप से, डिस्प्लेसमेंट हुआ इस साइड, फोर्स लगा इस साइड। अब इसको हम लोग ट्रायंगल और पैरेललोग्राम लॉ के फॉर्म में भी लिख सकते हैं। देखिए इसको आप इधर बना सकते हैं, एफ साइन थीटा वाला टर्म पे बना सकते हैं, ठीक है। इसका ये वाला टर्म बनेगा एफ कॉस थीटा और ये वाला टर्म बनेगा एफ साइन थीटा। देखिए इसको ऐसे, तो ये बनेगा इधर, ये इधर और ये इधर, और ये बन गया एक ट्रायंगल का फॉर्म, रिजल्टेंट फोर्स। देखिए इसको देखिए, ये इधर और ये बनेगा एफ साइन थीटा। देखिए ये इधर गया, ये इधर गया और ये बना ट्रायंगल का लॉ। इसको हम बोलते हैं पैरेललोग्राम लॉ, जिसमें ये फोर्स वाला जो कंपोनेंट है वो ब्रेक हुआ है, ठीक है। अब इसको आप दूसरे टर्म पे भी देख सकते हैं, ये डिस्प्लेसमेंट वाला है डी, मतलब कि एस, ठीक है। अभी आप इसको दूसरे टर्म पे भी देख सकते हैं, देखिए कैसे, ये एफ है, ठीक है। मैं बोलता हूं कि जो एंगल है एफ सीधा है और डी जो है वो सर्टेन एंगल पे है। क्या है, ये डी वाला जो टर्म है वो एक सर्टेन एंगल पे है। तो ये डी का कंपोनेंट कैसे ब्रेक होगा इसको समझिए। देखिए ये डी है, मतलब कि इसका एक कंपोनेंट इधर जाएगा और इसका एक कंपोनेंट इधर जाएगा। देखिए ये ऐसा और ये इस टाइप से ब्रेक होगा, समझ रहे हैं,
ठीक है। देखिए ये एंगल के सामने वाला टर्म, एंगल के सामने वाला टर्म कैसा होता है? एंगल के सामने वाला टर्म होगा d sin थीटा। एंगल का जो बेस है, ठीक है, ये वाला बेस देखिए, हाँ ठीक है, तो ये d sin थीटा है, तो ये कैसा बनेगा? ये भी d sin थीटा बनेगा। अब ये इधर है, देखिए, तो ये भी इधर, ये ऐसा, तो ये क्या बनेगा? d cos थीटा, क्योंकि बेस तो ये है, ये वाला टर्म बेस है और सामने वाला d sin थीटा है। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब सिंपल सा है कि अगर मुझे इसमें भी अगर वर्क डन खोजना है तो देखिए फोर्स इधर, ठीक है, फोर्स इधर, d कौन सा है? d है ये वाला टर्म, मतलब कि ये वाला d cos थीटा। देखिए तो इसमें मैंने फोर्स F cos थीटा लिया था, वर्क डन को मैं फोर्स और d cos थीटा भी ले सकता हूं, तो मेरे को मिलेगा एफ डी cos थीटा। देखिए ये टर्म और ये टर्म दोनों के दोनों सेम है। देखिए एफ cos थीटा डॉट एस लीजिए या एफ डॉट डी cos थीटा लीजिए, दोनों का मतलब एक ही होता है। तो आप चाहें तो इसको इस कंपोनेंट में भी ब्रेक कर सकते हैं, आप चाहें तो इसको इस कंपोनेंट में भी ब्रेक कर सकते हैं। बहुत ही सिंपल सा है। इसमें एफ कंपोनेंट ब्रेक हुआ था, थीटा ये था, थीटा के सामने वाला ये, देखिए डिस्प्लेसमेंट इधर, एफ cos थीटा इधर। अब देखिए फोर्स इधर लग रहा है तो डिस्प्लेसमेंट भी इधर होना चाहिए। डिस्प्लेसमेंट का कौन सा कंपोनेंट? डिस्प्लेसमेंट का कॉस कंपोनेंट। देखिए कॉस वाला टर्म इधर है, ये वाला टर्म इधर जा रहा है, तो d cos थीटा। तो आपको अब समझ में आ रहा होगा कि जिस साइड फोर्स लग रहा है उसी साइड डिस्प्लेसमेंट होनी चाहिए। चाहे वो अगर आप फोर्स के कंपोनेंट में लेना चाहते हैं तो भी चलेगा, ये वाला टर्म ले लीजिएगा, और अगर आप डिस्प्लेसमेंट का कंपोनेंट लेना चाहते हैं तो ये वाला टर्म ले लीजिएगा। दोनों ही अपनी जगह में सही है, ठीक है। इसको अलग अलग फॉर्म में, न्यूमेरिकल के फॉर्म में लिया जाता है, इसलिए मैंने आपको इसको बता दिया, ठीक है। देखिए इसमें अब दो टर्म बचे हुए हैं कि जो वर्क है वो दो अलग अलग एंगल में कैसे होते हैं। पहला 90 तो हो ही गया है, और पांचवा एक लास्ट टर्म है थीटा इक्वल टू 180 डिग्री। मतलब कि इस बॉडी को रोकने के लिए एक फ्रिक्शन फोर्स इसका ऑपोजिट में लग रहा है जिसका एंगल 180 डिग्री है, तो वर्क डन कितना होगा? तो वर्क डन होगा एफ डॉट एस कॉस 180 डिग्री। तो 180 डिग्री का मतलब होता है कि -1, मतलब कि वर्क डन हो जाएगा माइनस एफ डॉट एस। तो जो वर्क डन है वो नेगेटिव हो जाएगा क्योंकि फोर्स इस साइड लग रहा है और बॉडी डिस्प्लेस इस साइड हो रही है, तो इसलिए वर्क डन बोलेंगे नेगेटिव, ठीक है। चलिए इसके ऊपर एक छोटा सा क्वेश्चन करते हैं, ठीक है, तो उससे आपको और ज्यादा अच्छे से जानकारी मिलेगा और आपका जो व्यू है वो और क्लियर हो जाएगा। बहुत ही छोटा सा क्वेश्चन है, और इस क्वेश्चन के साथ में हम लोग फिर इस वीडियो को खत्म करेंगे और नेक्स्ट वीडियो हम लोग का एनर्जी के ऊपर में रहेगा। छोटा सा क्वेश्चन है, देखिए आपके बुक से ही लिया गया है, बस इसमें थोड़ा सा ट्रिक है, देखिए कैसा है। मान लीजिए कि एक मोटरसाइकिल है, उसने ब्रेक लगा दिया, ठीक है। अब ब्रेक लगाने के बाद आपकी जो मोटरसाइकिल है या साइकिल है वो थोड़ी दूर बाद जाके रुक जाती है। तो वो डिस्टेंस कितना है? तो मान लीजिए कि वो 10 मीटर के बाद में जाके रुक जाता है, ब्रेक लगाने के बाद धीरे धीरे ब्रेक लगा रहा है, तुरंत नहीं लगा रहा है, ठीक है। आप इसको ऐसे समझ सकते हैं, उसके पास एबीएस नहीं है उसकी गाड़ी में, इसलिए वो आराम से धीरे धीरे रुकते हुए है, ठीक है, ठीक है। या फिर बोल सकते हैं कि जो रोड है उसको रोक नहीं पा रहा है, ओके, दोनों ही अपनी जगह में ओके है। अब उस पर जो फोर्स लग रहा है, कौन सा फोर्स? जो गाड़ी का जो टायर है वो रोड पे फोर्स लगाएगा रोकने के लिए, समझ रहे? अब रोड क्या करेगा? उसको ड्यू टू द न्यूटन्स लॉ के कारण, न्यूटन का थर्ड लॉ, अब टायर जो है वो रोड पे फोर्स लगा रहा है रुकने के लिए, तो रोड भी तो लगाएगा उसको रोकने के लिए अपोजिट में फोर्स। तो वो जो भी फोर्स है उसको आप मान लीजिए 200 न्यूटन का उसने फोर्स लगा दिया। अब इसमें क्वेश्चन ट्रिक है थोड़ा सा, देखिए पूछ रहा है कि वर्क डन बाय द रोड, मतलब कि रोड ने उस साइकिल पे कितना वर्क डन किया या बाईसाइकिल पे। सेकंड क्वेश्चन पूछा वर्क डन डू ऑन द रोड, मतलब कि रोड पे कितना वर्क डन हुआ। अब दोनों क्वेश्चन को देखिए ध्यान से, समझ में आएगा आपको। वर्क डन बाय द रोड, अब यहां पास में ये मोटरसाइकिल था, समझ लीजिए, बॉक्स है वैसे तो मोटरसाइकिल है। अब इसने ब्रेक लगाया, 10 मीटर जाने के बाद में ये यहां पास में जाके रुक गया, यहां पास में जाके रुक गया। इनिशियली इसकी कुछ तो एनर्जी थी, काइनेटिक एनर्जी दिया नहीं है इसलिए अभी हम बात नहीं कर रहे हैं, पर इसका कुछ तो फोर्स इस पे लगा था, डायरेक्टली समझ लीजिए। फाइनली इसका काइनेटिक एनर्जी कितना हो गया? 0 हो गया होगा, तभी तो बॉडी जो है वो रुक गई है। तो वर्क डन कितना हुआ? किसने रोका?
तो वर्क डन किसने किया? तो देखिए वर्क डन तो इसी पे हुआ है, बट फोर्स किसने लगाया होगा? फोर्स रोड ने इस पे लगाया है। देखिए बहुत ही सिंपल सा, देखिए वर्क डन इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर माइनस हाफ एम यू स्क्वायर। फाइनल जो एनर्जी है V वाली और ये U वाली फाइनल जीरो है, माइनस हाफ एम यू स्क्वायर। इसका जो भी आंसर आएगा वो नेगेटिव में ही आएगा। अब हमारे पास में ये वैल्यू नहीं दी गई है, फॉर्मूला में हमको क्या वैल्यू दिया गया है? F डॉट एस दिया गया है फॉर्मूले में। फोर्स दिया हुआ है 200 न्यूटन का, ठीक है, ठीक है। एस डिस्प्लेसमेंट है 10 मीटर का, ठीक है, ओके, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। कॉस्ट हम देखिए, फोर्स लग रहा है इस साइड में, कौन लगा रहा है? रोड लगा रहा है इसको रोकने के लिए, फ्रिक्शनल फोर्स। बॉडी डिस्प्लेस हो रही है इस साइड, मतलब कि कॉस 180 डिग्री। कितना एंगल बना? 180 डिग्री। फ्रिक्शनल फोर्स इधर लग रहा है, ठीक है, गाड़ी इधर जा रही है, कितना बना? 180 डिग्री, ठीक है। कॉस 180 कितना होता है? माइनस, ठीक है, तो यहां लग गया माइनस 200 इंटू 10, कितना बन गया? 2000 जूल। तो बाय द रोड उस बाईसाइकिल या साइकिल पे जो वर्क डन हो रहा है वो कितना हो रहा है? नेगेटिव। और ये नेगेटिव टर्म्स हमको इस वाले डेफिनेशन से, वर्क एनर्जी थ्योरम से भी मिलता है। देखिए इनिशियली इसकी कुछ एनर्जी होगी, अगर बॉडी का मास दिया होता और काइनेटिक एनर्जी इनिशियली दिया होता तो हम ये निकाल सकते थे बाय द वर्क एनर्जी थ्योरम भी कि वर्क डन जो हो रहा है वो कितना हो रहा है। इसको हम चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में भी बोलते हैं, ठीक है, ठीक है। अब इसको समझिए, बहुत ही थोड़ा सा ट्रिक हो गया। वर्क डन डू ऑन द रोड, ये वाला, अब देखिए न्यूटन का थर्ड लॉ के हिसाब से फ्रिक्शनल फोर्स के कारण इस पे फ्रिक्शन फोर्स लगा होगा 200 न्यूटन का, तो जिसके कारण ये टायर वाला, ये जो गाड़ी है, ये रोड पे भी फोर्स लगा दिया ड्यू टू द न्यूटन्स थर्ड लॉ। यही कारण है कि जो हमारे रोड होते हैं, इंडियन रोड्स होते हैं, वो खराब हो जाते हैं। अब इसको जो सिविल वाले होते हैं वो ध्यान नहीं देते, वो क्या करते हैं? वो अपने हिसाब से इसका कुछ कंस्ट्रक्शन करते हैं, और सबसे ज्यादा तो चोरी के कारण आप इसको समझ सकते हैं कि काम चोरी की, थोड़ा सा डामर लगा दो और अपने हिसाब से बस अच्छा दिखना चाहिए, इस टाइप से इसको बना दो रोड को। अब देखिए, अब गवर्नमेंट बोली कि इतना होना चाहिए, मतलब कि गाड़ी को ब्रेक मारने के बाद में गाड़ी रुकनी चाहिए, क्योंकि फ्रिक्शन फोर्स बहुत ही ज्यादा जरूरी है रोकने के लिए गाड़ी को। पर जब फ्रिक्शन फोर्स जब लगता है इस गाड़ी को रोकने के लिए, तो गाड़ी जो है वो भी उस पर उतना ही फोर्स लगाती है। अभी बाईसाइकिल है मान लीजिए, ठीक है, तो उस पर कम फ्रिक्शन फोर्स लगेगा रोकने के लिए। अगर उसको कम लग रहा है तो वो टायर जो है, जो बाईसाइकिल का टायर है, वो भी उस पर कम फोर्स लगाएगा, तो रोड खराब नहीं होने वाला। अब मान लीजिए ट्रक है, ट्रक ने ब्रेक लगाया, ट्रक को रोकने के लिए फ्रिक्शन फोर्स भी ज्यादा लगेगा, ठीक है। अब फ्रिक्शन फोर्स ज्यादा लगा तो ट्रक का जो टायर है उसने भी फ्रिक्शन फोर्स रोड पे बहुत तगड़े से लगाया। अब बहुत ज्यादा फ्रिक्शन फोर्स जब रोड पे लगा तो रोड क्या होना चाहिए? रोड को डिस्प्लेस करने की वो कोशिश किया, और यहां पास मान लीजिए कि इस पोजीशन पे वो डिस्प्लेस करने की इसको धक्का लगाया। अब रोड तो हिल नहीं सकता, तो क्या होगा? रोड हिल नहीं सकता तो इस पे जो डामर लगा हुआ है वो उखड़ जाता है, और हमें ये दिखता है कि रोड पे खड्डे हो गए। ऐसा इसलिए क्योंकि कंस्ट्रक्शन सही से नहीं हुआ। अब इसको बनाया जाता है इस टाइप से। अब ऐसा नहीं है ना कि सिविल वाले का दोष नहीं है, सिविल वाले का दोष इसलिए है, अब आप बोलेंगे कि टायर जो है वो तो फोर्स लगाएगा तो गड्ढा तो होना ही है, तो सिविल वाले का दोष ये है कि उसको इस टाइप से बताया जाता है कि इतने ट्रक्स का इस टाइप का चीजें चलेगी, उस हिसाब से ही रोड बनने चाहिए एज ए नॉर्म्स पे, ठीक है। अब पॉइंट देखिए, क्या पॉइंट ये है कि जब ये टायर इस रोड पे फोर्स लगाया, रोड हिलने वाला नहीं है, तो अगर रोड हिला ही नहीं, मतलब कि जो रोड है वो डिस्प्लेस हुआ ही नहीं, तो क्या वर्क डन होगा? बहुत ही सिंपल सा, फोर्स डॉट डिस्प्लेसमेंट। फोर्स तो देखिए बहुत सिंपल सा है, अगर ये रोड इस पे 200 न्यूटन का फोर्स लगा रहा है, तो ये वाला जो बॉडी है, ये जो बाईसाइकिल ले लीजिए, साइकिल ले लीजिए, ये भी 200 न्यूटन का फोर्स लगाएगा, ओके। इसके कारण, रोड के कारण ये बाईसाइकिल रुक रहा है 10 मीटर जाके, मतलब ये डिस्प्लेस हो रहा था, बट
बाईसाइकिल ने जब इस पे फोर्स लगाया तो ये रोड अपनी जगह से नहीं हिला, रोड नहीं हिला तो डिस्प्लेसमेंट कितना, 0। तो वर्क डन कितना हो गया, 0। समझ में आ रहा है आपको? तो न्यूटन का थर्ड लॉ के हिसाब से फोर्स एक दूसरे के अपोजिट में लगता है, बट वर्क डन पे ये काम नहीं करता। समझ रहे हैं? तो न्यूटन का थर्ड लॉ ये नहीं बोलता कि मैं इस पे जितना वर्क डन कर रहा हूं ये भी मुझ पे उतना ही वर्क डन करेगा, ऐसा नहीं होता। ये सिर्फ फोर्स तक ही सीमित है, ठीक है? तो न्यूटन के थर्ड लॉ के हिसाब से हमने जिस पे वर्क डन किया उतना वर्क डन वो हमारे ऊपर नहीं करने वाला है, सिर्फ और सिर्फ फोर्स तक ही वो लगने वाला है। ठीक है, ठीक। तो आई होप आपको समझ में आ गया हो कि वर्क डन डू ऑन द रोड कितना है, 0। इस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं और ट्रिकी होते हैं। ठीक है, तो लोग कंफ्यूज हो जाते हैं बच्चे लोग कि इसको क्या आंसर होगा, क्या उतना ही होगा, क्या 200 जूल है तो क्या इस पे 200 जूल का फोर्स वर्क डन होने वाला है, क्या फिर 0 होने वाला है, या फिर कितना होने वाला है। तो आपको अब समझ में आ गया होगा। तो चलिए इस वीडियो को अब यही क्लोज करेंगे। आई होप ये वर्क एनर्जी थ्योरम और वर्क का जो टॉपिक है आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट टॉपिक में हम लोग एनर्जी के बारे में बात करेंगे, काइनेटिक एनर्जी। वैसे तो काइनेटिक एनर्जी के बारे में काफी कुछ मैंने बता दिया है, फिर भी एक वीडियो बनाएंगे और समझेंगे कि काइनेटिक एनर्जी क्या होता है। काइनेटिक एनर्जी में एनर्जी जो टर्म्स हैं, पोटेंशियल एनर्जी है, काफी सारी चीजें हैं, उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे डिटेल में। और चैप्टर के शायद अंत में आपको पावर के बारे में थोड़ा डिटेल में पता चलेगा। वैसे तो हम लोग बोलते हैं कि हमारे पास में काफी पावर है, पर एज ए फिजिक्स के टर्म पे पावर क्या होता है उसके बारे में हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे। इस पूरे वीडियो के दौरान आपको अगर कोई डाउट आता है तो नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर डालिएगा, और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो इसे लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। और ठीक है, तो इस वीडियो को यहीं क्लोज करते हैं। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग दिस वीडियो। आपका दिन शुभ रहे।